अच्छा जी, तो पेपर इज नवंबर 15 पेपर 1 वेरिएंट 2। पहला सवाल, इन अ रूरल कम्युनिटी ऑफ सर्दर्न अफ्रीका वुमेन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांटिंग एंड वीडिंग क्रॉप्स बाय हैंड। अब ये फिजिकल एफर्ट है ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। सही है, वुमेन इज अ ह्यूमन बीइंग, अपने हाथों से काम कर रहे हैं तो फिजिकल एफर्ट है। इसका मतलब है ये किसकी बात हो रही है? लेबर की बात हो रही है। While men used to control production and receive profits, अगर आप जब भी प्रॉफिट का वर्ड देखो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? ओनर। विच कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाज इन ऑपरेशन? अगर मैं वुमेन की बात करता हूँ तो वुमेन जो है वो लेबर थी और मैन जो है वो एंटरप्राइज है। तो आंसर क्या होगा? बी। सही है। तो फिजिकल एफर्ट वुमेन का जा रहा है तो वो लेबर हो गया हमारा, प्रॉफिट हमारे मैन के पास आ रहा है तो वो हमारा ओनर हो गया। तो ओनर का दूसरा नाम आपका एंटरप्राइज होता है, तो एंटरप्राइज एंड लेबर आंसर मेरा हो जाएगा। सही है। The government of a prosperous country announced that it would offer free food to its citizens for a year. What would be the effect of this measure? Effect पूछा है ये। अच्छा, agriculture resources would become unlimited. Irrelevant बात कर रहा है क्योंकि resources are always limited. Human wants would become finite. बिल्कुल गलत। ये इनफाइनाइट होती है या आप दूसरे लफ्जों में बोल सकते हो अनलिमिटेड। तो ये तो दोनों ऑप्शन ही गलत हो गया। मोर रिसोर्सेज वुड बी डिवोटेड टू फूड प्रोडक्शन। यस, अगर आपको पूरा साल एक पॉपुलेशन को फ्री फूड प्रोवाइड करना है तो ऑब्वियसली बात है आपको वहां पर ज्यादा रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, या आप ज्यादा रिसोर्सेज के अलावा आप बोल सकते हो एलोकेट करने पड़ेंगे ज्यादा रिसोर्सेज, क्योंकि वहां पर आप एलोकेट करोगे तो वहाँ प्रोडक्शन होगी। द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व। नहीं, ये कभी सॉल्व नहीं होगी। स्कार्सिटी विल ऑलवेज एग्जिस्ट, हमेशा याद रखना। scarcity always exists, ये कभी खत्म नहीं होगी। सही। Question number 3. The diagram shows the production possibility curve for an economy that can produce rice or electronic equipment. The economy is at point Q, तो currently अपन point Q के ऊपर है। A recession causes unemployment in the electronic industry. अच्छा, recession का मतलब हो गया point inside the PPC। सही है, recession का मतलब है point inside the PPC, क्योंकि इस केस में क्या होता है आपकी एग्रीगेट डिमांड कम होती है, और जब भी आपके एग्रीगेट डिमांड में चेंज आता है तो हमारे पीपीसी में क्या आती है? मूवमेंट आती है। सॉरी, पीपीसी में हमारे एक्चुअल में मूवमेंट आती है, पीपीसी के एक्चुअल में मूवमेंट आती है। और इसको हम दूसरे लफ्जों में क्या बोल सकते हैं? इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन। क्या बोल सकते हैं? इनएफिशिएंट। तो यहाँ पर इनसाइड द पीपीसी वाला पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ए। तो मैं पॉइंट क्यू से पॉइंट ए पे आ जाऊंगा, जो कि पॉइंट ए मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है करेंटली मैं इनएफिशिएंट हूँ, ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा एक्चुअल पॉइंट। सही है। तो ये बेसिक आपकी नॉलेज थी जिससे आपका आंसर बन गया क्वेश्चन 3 का ए। अच्छा भाई, तो आसान सवाल है अब तक तो। अ पर्सन वर्क्स एट होम मेकिंग टेबल क्लॉथ्स। सही है। ही वर्क्स फॉर 6 आवर्स ईच एंड मेक्स 15 टेबल क्लॉथ्स एन आवर। सही है। 6 घंटे काम करता है और हर घंटे 15 क्लॉथ बनाता है। ही सेल्स देम फॉर $10 ईच। अच्छा चलिए, तो 6 घंटे काम करके हर घंटे 15 बना रहा है, इसका मतलब है मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा? 90। तो 90 जो है वो मेरा करंट आउटपुट है। इस 90 को अगर मैं $10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? $900। तो ये $900 क्या है? $900 मेरा आ गया आपका रेवेन्यू। सिंपल सी बात। फिर ही देन डिसाइड्स टू वर्क फॉर ओनली 4 आवर्स। अब अगर ये 4 घंटे काम करेगा तो 4 घंटे में वापस 15 बनाएगा। इस बार जो मेरा आउटपुट होगा वो 60 होगा। तो ये 60 क्या है? ये 60 मेरा नया आउटपुट है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा $10 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा $600। और ये $600 मेरा अब नया रेवेन्यू है। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ आ गया। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दी अबव इंफॉर्मेशन? द लॉस्ट प्रॉफिट वुड बी $300। प्रॉफिट आप बता ही नहीं सकते क्योंकि इतना आपको डेटा नहीं दिया। सही, नो डेटा, क्योंकि आपको कॉस्ट नहीं दी हुई ना, इसमें कॉस्ट नहीं दी हुई। द लॉस्ट रेवेन्यू वुड बी $60। बिल्कुल गलत। द लॉस्ट रेवेन्यू विल बी $300। क्यों? क्योंकि पहले जो है आप कितने कमा रहे थे? 900। अब आप कमा रहे हो 600। तो अगर आप $900 से $600 पे आ रहे हो तो लॉस कितना होगा? ये $300 आपका लॉस ऑफ रेवेन्यू। सही है, ये आपका लॉस ऑफ रेवेन्यू। द डेली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वुड बी 30 टेबल क्लॉथ्स। ये हो सकता है क्योंकि पहले आप नोटिस करो, पहले आप 90 टेबल क्लॉथ बनाते थे और अब आप 60 बना रहे हो। तो अगर आप 90 से 60 आ रहे हो उसका मतलब है 30 आप क्या कर रहे हो? फॉरगॉन कर रहे हो। सही है? तो सी इज द परफेक्ट आंसर। द डेली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वुड बी $50। बिल्कुल गलत। इट विल बी $300। सही है, ये $300। कोई मसला? क्योंकि डेली हमारे $50 थोड़ी जा रहे हैं, डेली हमारे $300 जा रहे हैं भाई। सही है।
डेली हमारे $300 जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेंट बाय एन इक्विलिब्रियम प्राइस। भाई इक्विलिब्रियम प्राइस का जब भी वर्ड आप देखो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए एक्समेन, एक्समेन से आपके दिमाग में आना चाहिए डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, और आपको एक ग्राफ बना लेना चाहिए। सही, तो जितना अपने क्वेश्चन पेपर को गंदा करोगे उतना पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये मेरा आ गया प्राइस, ये मेरी आ गई क्वांटिटी, दिस इज माय सप्लाई, दिस इज माय डिमांड, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड, तो ये मैंने आपके सामने एक्सपेन बना लिया। अ गवर्नमेंट प्राइस दैट इंश्योर द फेयरनेस फॉर ऑल, बिल्कुल गलत, यहाँ पर गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व भी नहीं होती। इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे आती है, प्राइस मैकेनिज्म हमारा। सही है, तो ये प्राइस मैकेनिज्म, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होता है। अ प्राइस दैट हैज नो प्रेशर टू राइज और फॉल, यस, क्योंकि यहाँ पर ना शॉर्टेज है ना सरप्लस है। सही है, या आप इसको दूसरे लफ्ज में बोल सकते हो पोजीशन ऑफ रेस्ट। क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ रेस्ट। तो जब तक मेरी मार्केट में कोई चेंज नहीं आएगा तो मुझे इस इक्विलिब्रियम से हटने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब देयर इज नो प्रेशर टू राइज और फॉल। अ प्राइस दैट मैक्सिमाइजेस द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, इररिलेवेंट। अ प्राइस दैट मैक्सिमाइजेस द सैटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स, इररिलेवेंट। सही है, इक्विलिब्रियम प्राइस की बात कर रहा है तो परफेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो गया। क्लियर है ये चीज। अच्छा, फिर in August 2013 a lengthy strike in northeast India where the finest and most expensive Darjeeling tea is grown, सही है, चाय की पत्ती की बात कर रहा है, shut down in the tea industry at harvest time। अच्छा, शट डाउन हुई है, अगर इंडस्ट्री शट डाउन हुई है तो क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो है सप्लाई कम होगी ना, सप्लाई इसकी कम होगी जिसकी वजह से मार्केट में इसकी शॉर्टेज होगी और जिसकी वजह से इसकी मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगी बेसिकली। What is the likely outcome of such a situation on a demand and supply diagram for Darjeeling tea? The price will rise because demand will switch to other teas. Demand will switch to other teas, तो इसका मतलब है हमारी जो है वो डिमांड कम होगी ना, सब्स्टिट्यूट पे स्विच हो जाएंगे। अब हमारी डिमांड कम होगी तो इससे प्राइस कम होनी चाहिए, इसने बोला है प्राइस विल राइज, तो गलत। द प्राइस विल राइज बिकॉज स्ट्राइक विल कॉज द मूवमेंट डाउन द सप्लाई कर्व, बिल्कुल गलत। मूवमेंट नहीं आएगा, आपके सप्लाई कर्व में शिफ्ट आएगा। ये सप्लाई कर्व में मूवमेंट नहीं आएगी, सप्लाई कर्व में शिफ्ट आएगा, तो ये भी हटा दो। द प्राइस विल राइज बिकॉज द सप्लाई विल मूव टू द लेफ्ट, यस, इसका मतलब है डिक्रीज इन सप्लाई। इसका क्या मतलब है, डिक्रीज इन सप्लाई। अगर कंफ्यूजन हो भी रही है तो एक ग्राफ यहाँ पर एक मैं रफ बना देता हूँ आपके लिए ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो ये मैंने डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक ग्राफ यहाँ पर बना दिया, सही है। फिर मैंने सप्लाई को जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट किया, तो आप नोटिस कर लो मेरी प्राइस बढ़ रही है और क्वांटिटी गिर गई, सही है। प्राइस मेरी P से P1 आ गई, क्वांटिटी मेरी Q से Q1 आ गई, मेरा डिमांड सप्लाई S से S1 में आया हूँ, इक्विलिब्रियम E से E1, और ये मेरी प्राइस और ये मेरी क्वांटिटी। अगेन जब भी कभी कंफ्यूजन हो तो डायग्राम बना लिया करो तो बेहतर हो, सही है। फिर द प्राइस विल राइज बिकॉज देयर विल बी अ फॉल इन डिमांड फॉर द रिमेनिंग दार्जिलिंग टी। अगर डिमांड गिरती है, अगेन वही चीज, प्राइस गिरनी चाहिए, इसने बोला हुआ है प्राइस विल राइज, तो अगेन ये ऑप्शन गलत। तो परफेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7, अब तक बहुत हल्के सवाल हैं इस पेपर के। Air travel and rail travel are substitute forms of transport. The diagram shows the effect of a new technology on the market of air travel. तो न्यू टेक्नोलॉजी से जो है वो सप्लाई मेरी बढ़ती है, एयर ट्रेवल की सप्लाई बढ़ेगी, सही है। एयर ट्रेवल की सप्लाई बढ़ेगी तो एयर ट्रेवल की मार्केट में जो है वो एक तरह से मैं कह सकता हूँ सरप्लस हो जाएगा, और सरप्लस होगा तो पहले के मुकाबले में प्राइस बढ़ जाएगी। अब अगर आपको अच्छे से पता हो एयर ट्रेवल एंड रेल ट्रेवल आर सब्सिट्यूट्स, जो कि लिखा हुआ भी है, ऑल्टरनेटिव है। अगर मैं एयर ट्रेवल की प्राइस को गिराता हूँ तो एयर ट्रेवल की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, बेसिक लॉ ऑफ डिमांड। एयर ट्रेवल की प्राइस गिराऊंगा, एयर ट्रेवल की डिमांड बढ़ जाएगी, सही है। अच्छा, पर जब एयर ट्रेवल की प्राइस गिरेगी तो लोग स्विच मार के एयर ट्रेवल पे आ रहे हैं, इसका मतलब है रेल ट्रेवल की डिमांड जो है वो गिर जाएगी, रेल ट्रेवल की डिमांड गिर जाएगी। और अगर आप नोटिस करो, इसने मुझे जो है ग्राफ भी बना के दिया हुआ है एयरलाइन टिकट्स का और एयरलाइन की प्राइस का। आप नोटिस करो सप्लाई मेरी आगे जा रही है तो प्राइस पहले के मुकाबले में कम हो रही है और क्वांटिटी बढ़ रही है। अब रेल ट्रेवल की डिमांड क्या होगी, गिरेगी। तो सवाल में मुझसे यही पूछा हुआ है, व्हाट वुड बी द मोस्ट लाइकली इफेक्ट ऑन द मार्केट फॉर रेल ट्रांसपोर्ट। तो रेल ट्रांसपोर्ट की मार्केट पे क्या इफेक्ट आएगा, अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर अपना रेल ट्रांसपोर्ट। तो परफेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए, बाकी ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं, सही है, क्योंकि रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो सब्सटीट्यूट है एयर ट्रेवल का। दूसरी चीज, इसकी जो है वो डिमांड कम होगी, सिंपल, जो कि मैंने आपको यहाँ पर
शो कर दिया, सही है। क्वेश्चन नंबर 8, a developer built some large houses in a rural area which poorer people could not afford, सही है। The houses destroyed an area of natural beauty, अगर natural beauty को आपने destroy कर दिया इसका मतलब है this is an external cost, third party cost है ये। Which type of market failure resulted from the development? Ignoring external cost, yes, यही मेरा आंसर होगा। Inequality, it is not a market failure, inequality कोई market failure होता ही नहीं। Lack of information market failure है, पर आप उसको बोलोगे कि नो रेफरेंस टू मेरिट और डीमेरिट। देखो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की जब भी बात होती है ना तो मेरिट और डीमेरिट की बात होती है। अब मेरिट डीमेरिट का कोई जिक्र ही नहीं किया हुआ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी यहाँ पर नहीं हो रही, कोई जिक्र नहीं किया हुआ इसमें। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट, रीजंस नॉट एसोसिएटेड विद कॉस्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, यस पीडी से बिल्कुल वही ना, रीजंस नॉट एसोसिएटेड टू कॉस्ट, इट डिपेंड्स ऑन पीडी। अच्छा, हाउ डू हाई डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? डायरेक्ट टैक्सेस इज इनकम टैक्स affects spending, and how do high interest rate affect saving? अच्छा, पहले इसने बोला कि अगर डायरेक्ट टैक्स को अपन जो है वो बढ़ा दें तो इससे स्पेंडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्स जब बढ़ेगा तो पहले के मुकाबले में डिस्पोजेबल इनकम गिर जाएगी, पहले के मुकाबले में जो है आप अपनी कंजम्पशन को गिरा दोगे, और पहले के मुकाबले में स्पेंडिंग जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये स्पेंडिंग कम हो गई। और अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करता हूँ, अगर मैंने पहले के मुकाबले में इंटरेस्ट रेट को जो है वो बढ़ा दिया तो क्या होगा? सेविंग का रिटर्न बढ़ जाएगा, सही है। रिटर्न ऑन सेविंग जो है वो पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगा, तो लोग जो है वो स्पेंडिंग अपनी कम करेंगे, जिसकी वजह से सेविंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो स्पेंडिंग पे क्या फर्क आएगा? स्पेंडिंग आपकी डिक्रीज हो रही है और सेविंग आपकी इंक्रीज हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो सिंपल जो इस सवाल में बोला था वही हमने करा है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें, सही है। सही है। क्वेश्चन नंबर 10, a national trade union wishes to increase the wages, जाहिर सी बात है ट्रेड यूनियन का काम ही ये होता है वर्कर की वेजेस बढ़ानी, ऑफ इट्स मेंबर्स विदाउट रिड्यूसिंग द नंबर्स एम्प्लॉयड। कह रहा है कि वेजेस बढ़ानी है, कह रहा है वेजेस बढ़ानी है पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब आप वर्कर की वेजेस बढ़ाने जाते हो तो नॉर्मली ये होता है कि क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कम हो जाती है, ये चाह रहा है क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कम ना हो, सही है। विच फैक्टर वुड हेल्प द यूनियन टू डू दिस? अब ये चीज जो है वो किस पे डिपेंड करती है? ये हमेशा जब भी ऐसे सवाल है ये डिपेंड करता है बार्गेनिंग पावर पे। भाई ट्रेड यूनियन की बार्गेनिंग पावर ज्यादा है कि कम है? सही है। तो द डिमांड फॉर द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट इज हाई, अगर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की डिमांड हाई होगी इसका मतलब है कि बार्गेनिंग पावर जो है वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब डिमांड हमारी प्रोडक्ट की ज्यादा होगी तो इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा होंगे, प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो साथ में आउटपुट भी ज्यादा चाहिए, आउटपुट बनाने के लिए लेबर चाहिए। तो अगर ट्रेड यूनियन जाएगा बोलेगा भाई मेरी वर्कर की वेजेस को बढ़ा दो, तो उसको बढ़ानी पड़ेगी, सही है। फिर द इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयर्स, बेकार पॉइंट है। द यूनियन वर्कर्स हैव लो लेवल स्किल, अगर उनकी लो लेवल स्किल है तो इसका मतलब है इससे मेरी बार्गेनिंग पावर जो है वो कम होगी, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास, प्रोड्यूसर के पास और ऑप्शन अवेलेबल मार्केट में है, क्योंकि लो लेवल स्किल के जो एम्प्लॉय होते हैं वो बहुत ज्यादा हाईली आसानी से अवेलेबल होते हैं। तो अगर मैं अपने वर्कर की वेजेस नहीं भी बढ़ा के उसको निकाल भी दूंगा तो मेरे पास दूसरा लाइन में खड़ा हुआ होगा। द वर्कर्स वेजेस आर द लार्जेस्ट कॉस्ट ऑफ, इससे भी पावर कम होगी। भाई एक कंपनी है जिसकी लार्जेस्ट कॉस्ट जो है वो वेजेस है, अब अगर आप उसको और वेजेस बढ़ाने का बोलोगे तो साला एक तो पहले ही इतनी बड़ी कॉस्ट है, और वेजेस बढ़ाने का बोलोगे तो वो इतरा जाएगा, वो मना कर देगा, तो इससे बार्गेनिंग पावर कम होती है, सही है। तो आपका यहाँ पर जो है वो आंसर क्या होगा? ए होगा, जो कि परफेक्ट आंसर है। क्लियर? देन द वेज रेट ऑफ अ वर्कर इज रिड्यूस्ड, सही है। वर्कर की जो है वो वेज कम कर दी। Which combination of characteristics of the job is most likely to cause the worker to stay in the job? ऐसी कौन सी और चीजें हैं? वेज कम हो गई है, अब नॉर्मली जब वेज कम होती है तो बंदा जॉब अपनी छोड़ देता है, पर कह रहा है वेज कम हुई है फिर भी बंदा अपनी जॉब पे है, तो ऐसी क्या वजह हो सकती है? तो एडिशनल बोनसेस तो हाई होने चाहिए, क्योंकि साला पहले ही वेज कम हो गई है तो बोनस तो ज्यादा चाहिए। जॉब सिक्योरिटी भी अपने को ज्यादा चाहिए, डर ना हो भाई जो निकल जाएगी जॉब। अनसोशल आवर्स आपके नन होने चाहिए, अनसोशल आवर्स का मतलब नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बाद। तो बी जो है आपका परफेक्ट आंसर है कि वेजेस कम होने के बावजूद भी आप एक जॉब में टिके हुए हो, तो ये वजह होंगी
की वजह से आप जॉब कर रहे हो कभी भी। इसको बेसिकली हम वो भी कहते हैं ना, नॉन अपना फ्रिंज बेनिफिट्स कह सकते हैं या नॉन फाइनेंशियल मोटिव्स कह सकते हैं, बिजनेस स्टडीज में जो पढ़ते हैं। 12 व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन अ मोनोपोली? तो फ्रीडम ऑफ एंट्री टू द मार्केट, ये बिल्कुल नहीं होता। फ्रीडम टू एंट्री टू द मार्केट, नो। फ्रीडम टू एंट्री टू द मार्केट, नो। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही हटा दो। मैनी बायर्स, यस। अ सिंगल सेलर, यस। तो सी परफेक्ट आंसर। मैनी बायर्स, यस। मैनी सेलर्स, गलत। एक सिंगल सेलर होता है, मोनोपोली की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये सिंगल सेलर होता है, मोनोपोली की बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी नो। तो सी आपका परफेक्ट आंसर। हल्का सवाल। What must be falling if a firm is experiencing economies of scale? भाई जब भी economies of scale होती है तो सिर्फ एक ही चीज गिरती है, कौन सी चीज गिरती है? एवरेज कॉस्ट। ये आप आंसर हो गया सही। अब यहाँ पर मुझे ग्राफ बनाने की आगे जरूरत तो नहीं है, तो चलो फिर भी बना देते हैं। ये आपका एवरेज कॉस्ट आ गया, ये आपकी कॉस्ट पर यूनिट, ये आपके आगे सही है। ये इस तरह अपन शो कर देना। 13 का आंसर हो गया ये। 14 A company supplying water spent 470 million creating a network of pipes to distribute water more efficiently. Basic चीज है, पाकिस्तान में भी यही हो रहा है आजकल। It employed local workers and boosted the local economy. Yes, तो jobs create हुई and local economy हमारी boost हो गई, तो local economy का GDP बढ़ रहा है। It also provided better facilities for the tourist industry. ठीक है। What cannot be concluded from the above? सही है। The company increased its profit. हमें नहीं पता। नो डेटा गिवन। हमें नहीं पता कि भाई प्रॉफिट बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, तो दिस कैन नॉट बी कंक्लूडेड, यही आंसर होगा। देयर वाज अ डिक्रीज इन रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यस, क्योंकि जॉब्स क्रिएट हुई हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है। देयर वर अ फिक्स कॉस्ट ऑफ 470 मिलियन, यस, क्योंकि ये देखो ये इसने 470 मिलियन का खर्चा किया, इन्वेस्टमेंट है ना फिक्स कॉस्ट का। देयर वर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, यस, क्योंकि जॉब्स क्रिएट हुई, जॉब्स क्रिएट हुई है। याद है ना अपन ने एक्सटर्नल बेनिफिट में ये चीज पढ़ी होगी कि भाई जब भी लेट से किसी एक खराब एरिया में फैक्ट्री खुल जाए, वहां पर जॉब क्रिएट हो जाए, तो वो एक्सटर्नल बेनिफिट होता है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है वगैरह वगैरह, रोड नेटवर्क इंप्रूव होते हैं। तो ए आपका आंसर है, जो कि कंक्लूड यहाँ पर नहीं हो सकता। The table shows the information that managers of a company have from a week of business activity. एक हफ्ते की बिजनेस एक्टिविटी के बाद ये डेटा आपने को मिला है। Assuming there are no other costs, what is the value of the fixed cost? सही है। तो एवरेज वेज, वेज इज a variable cost, value of output, rent is a fixed cost, raw materials is a variable cost। तो फिक्स कॉस्ट मेरी सिर्फ रेंट है, जो कि आपकी कितनी है? 10,000। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक बहुत आसान सवाल है, सही है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी रेंट देना पड़ता है, वो बेसिक चीज है। What is most likely to be the responsibility of a government? भाई गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्ट लाइकली, अब देखो हो तो सारी सकती है, मोस्ट लाइकली कौन सी है? द बिल्डिंग ऑफ अ फूड प्रोसेसिंग प्लांट, अब ये काम जो है वो आपका प्राइवेट भी कर सकता है। द बिल्डिंग ऑफ अ हाउसिंग स्टेट, अगेन दिस कैन बी डन बाय प्राइवेट। अ लार्ज शॉपिंग सेंटर, अगेन प्राइवेट, नॉर्मली ये चीजें प्राइवेट ही होती है। द बिल्डिंग ऑफ अ मेजर रेल रिंग, ये डी आंसर है इसका। क्यों? क्योंकि रेल जो है वो नॉर्मली पब्लिक सेक्टर के हाथ में होता है, नॉर्मली गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो जाहिर सी बात है इनमें जो कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम होंगे वो भी किसकी जिम्मेदारी होगी? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी, सही है। तो ये डी आंसर होगा। 17 विच स्टेटमेंट अबाउट द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक एम्स इज करेक्ट? सही है। तो इकोनॉमिक एम्स हमारे कौन कौन से होते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द कंट्रीज रियल आउटपुट मस्ट राइज ओवर टाइम, यस। रियल आउटपुट बोले तो आपका जीडीपी जो है वो बढ़ रहा है, दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो पीपीसी जो है वो आपका शिफ्ट होगा बाहर की तरफ, सही है। आपका पीपीसी जो है वो शिफ्ट होगा बाहर की तरफ। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट नो वन मस्ट बी अनएम्प्लॉयड, बिल्कुल गलत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको आई होप नेचुरल रेट का कॉन्सेप्ट आता है, मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। भाई अगर आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, ये हमेशा याद रखना, अगर आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है तो उस टाइम पे भी 2-3% की अनएम्प्लॉयमेंट लाजमी तौर पे होती है। ये 2-3% की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है इसको क्या बोला जाता है? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में नॉर्मली हमारे तीन आते हैं, एक हमारा आता है फ्रिक्शनल, एक हमारा आता है सीजनल, और एक हमारा आता है स्ट्रक्चरल, सही है।
ये ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है 3 तरह की, वैसे मेन ये होती है। भाई आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, फिर भी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनको अपनी जॉब पसंद नहीं होती, जो अपनी जॉब स्विच कर रहे होते हैं, या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की डिमांड गिरी हुई होती है, या कोई ऑफ सीजन चल रहा होता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का हरगिज मतलब ये नहीं है कि 100% एम्प्लॉयमेंट हो या 0% अनएम्प्लॉयमेंट हो। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब है कि 2-3% की अनएम्प्लॉयमेंट। सही है, क्लियर है ये चीज। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है इसको, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, दूसरा, प्राइस स्टेबिलिटी मींस दैट द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट रिमेन अनचेंज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्राइस स्टेबिलिटी का हरगिज मतलब ये नहीं है कि प्राइसेस सेम रहे। इसका मतलब ये है कि प्राइसेस में फ्लक्चुएशन कम हो। सही है, लेस फ्लक्चुएशन, इतना ऊपर नीचे प्राइसेस ना हो, इतना फर्क ना आए, छोटी बहुत मोटी बात है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मींस दैट एवरीवन मस्ट हैव इक्वल इनकम। बिल्कुल गलत। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब ये होता है कि द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर रिड्यूसेस। भैया अमीर और गरीब का फर्क कम हो, ऐसा नहीं है कि अमीर भी उतना ही कमाए गरीब भी उतने कमाए। हाँ ये ख्वाब होता है, पर यहाँ पर हरगिज रियलिस्टिक एम सोचते हैं। ये रियलिस्टिक, अगेन जैसे ये फुल एम्प्लॉयमेंट भी एक रियलिस्टिक है। 2-3% अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी, 100% तो कभी भी आप कैसे अंदाजा लगाओगे इस चीज का। सही है, तो 17 का ए हो जाएगा आपका। 18, अब मैक्रो के शुरू हो रहे हैं, अब मैं जल्दी जल्दी करा दूंगा, ये आसान होते हैं। A government wishes to close the gap between the earnings of rich and poor. What should it do to achieve the same? अमीर और गरीब का फर्क कम करना है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, टैक्स का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, अमीर से पैसा लेके गरीब को देंगे, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाओगे तो लोग पहले के मुकाबले में सेविंग ज्यादा करेंगे, सेविंग ज्यादा करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, जिसकी वजह से पहले के मुकाबले में लोगों की इनकम गिर जाएंगी, तो इससे रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। इंक्रीज द रेट ऑफ सेल्स टैक्स, और भाई सेल्स टैक्स तो रिग्रेसिव होता है, सेल्स टैक्स तो रिग्रेसिव होता है, और अगर रिग्रेसिव टैक्स को आप बढ़ा रहे हो, इसका मतलब है लोगों की जो है, मतलब अगर आप रिग्रेसिव टैक्स को बढ़ाओगे तो बर्डन किस पे आएगा, पुअर पे आएगा। बर्डन किस पे आएगा, पुअर पे आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपके ऊपर टैक्स का परसेंटेज कम होता जाता है। इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, अगेन वही चीज, इंटरेस्ट रेट को कम करोगे तो पहले के मुकाबले में जो है वो लोग क्या करेंगे, स्पेंड ज्यादा करेंगे। अब जब लोग स्पेंड ज्यादा करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो मेरे मुल्क में इन्फ्लेशन आ जाएगी, तो महंगाई भी आ जाएगी। अब साथ में लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, बट अगेन हमें नहीं पता कि क्या ज्यादा हो रहा है। सही है, तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन कौन सा है, इंक्रीज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जो कि मेरा ए, सिंपल। 19, a government decided to increase its spending on building schools and hospitals। सही है, तो बेसिकली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है हमारा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है हमारा बढ़ रहा है। विच एम ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू बी अचीव बाय। सही है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस का इससे कोई लेना देना नहीं है, स्ट्रॉन्गर एक्सचेंज रेट का भी इससे कोई लेना देना नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ का इससे लेना देना है। क्यों, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाओगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो आपके मुल्क में आउटपुट बढ़ेगा। प्राइस स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं हो सकती, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो मुल्क में जो है वो प्राइसेस बढ़ेंगी, जिसकी वजह से आपकी प्राइसेस जो है वो इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, स्टेबिलिटी नहीं, फ्लक्चुएशन आएंगी प्राइस, तो ये प्राइस स्टेबिलिटी कहीं अचीव नहीं होगा। तो सी आपका परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द फोरकास्ट फॉर जर्मनी जीडीपी ग्रोथ इन 2013 वाज 1.5%, व्हाट माइट कॉज इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, अब देखना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कॉज हो रही है। तो पहला ऑप्शन दिया मैंने, इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स। अगर पहले के मुकाबले में इम्पोर्ट बढ़ जाएंगे, इसका मतलब है हमें बाहर मुल्कों में पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेंगी, बाहर मुल्कों में पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेंगी, हमारे मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक डिमांड भी कम होगी, जिसकी वजह से पहले के मुकाबले में आउटपुट गिर जाएगा। एंड इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, अब जहां तक इंटरेस्ट रेट की बात है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो पहले के मुकाबले में सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी, साथ में जो है वो स्पेंडिंग गिरेगी, कंजम्पशन गिरेगी, जिसकी वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगा और जिसकी वजह से आपका आउटपुट गिर जाएगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर भी नहीं है। फिर एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का तो सिंपल मतलब ये होता है आउटपुट बढ़ रहा है तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ ही होगी। एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, आपके मुल्क में लोग अनएम्प्लॉयड है, इसका मतलब है पहले के मुकाबले में आपकी कंट्री में आउटपुट कम बन रहा है, आउटपुट कम बन रहा है तो इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। तो सी इज द परफेक्ट आंसर, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है आपके मुल्क में जो है वो आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट बोले तो जीडीपी।
क्वेश्चन नंबर 21, द proportion of workers employed varies between different industries and between developing and developed countries. सही है. Which combination in the table is likely to have the highest percentage of workers employed? तो डेवलपिंग में नॉर्मली आपका प्राइमरी ज्यादा होता है और डेवलप्ड में नॉर्मली आपका टर्शरी ज्यादा होता है. ये हम ये पढ़ चुके हैं पहले. तो एग्रीकल्चर इज पार्ट ऑफ डेवलपिंग एंड टर्शरी में सर्विसेज आ जाएंगी. तो क्या आंसर होगा? बी. सही है. तो नॉर्मली ये प्राइमरी और टर्शरी से वो किया जाता है, जज किया जाता है. सही है. 21 का बी हो जाएगा. 22, in 2009 a country had an inflation rate of 2%. The table shows the inflation rate in the following year. तो ईयर दिए हुए हैं और इन्फ्लेशन का डेटा दिया हुआ है. इन विच ईयर डिफ्लेशन स्टार्टेड. भाई अगर आपको डिफ्लेशन अच्छे से याद हो तो डिफ्लेशन इज बेसिकली नेगेटिव इन्फ्लेशन. सही है. एक और आपको फर्क पता होना चाहिए, डिफ्लेशन वर्सेस डिसइन्फ्लेशन. अब ये फुल डिटेल में तो नहीं जा रहा, पहले डिस्कस करा हुआ होगा. डिफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन. डिफ्लेशन का मतलब होता है कि आपके मुल्क में जो है वो प्राइसेस फॉल हो रही हैं. डिसइन्फ्लेशन का मतलब है कि प्राइसेस आपके मुल्क में अभी भी बढ़ रही हैं पर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है. कौन से रेट से बढ़ रही है? डिक्रीजिंग रेट. रेट से पहले 10% से बढ़ रही थी तो अब 5% से बढ़ रही है. सही है. तो नेगेटिव इन्फ्लेशन किधर है? -1. और ये आ रहा है हमारा 2013. तो 2013 में आपका डिफ्लेशन आ रहा है. सही है. क्लियर है ये चीज? Which item does the Human Development Index of a country include? HDM में क्या क्या आता है? रियल जीडीपी. सवाल पूरा पढ़ भी ना, पहले लिख लेते हैं. रियल जीडीपी आता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आती है, और आपकी जो है वो एजुकेशन आती है. और एजुकेशन में जो मेन चीज आपकी देखी जाती है वो लिटरेसी रेट देखा जाता है. तो which item does the Human Development Index of a country include in addition to the real GDP per head of life and life expectancy? तो क्या मिसिंग है? सिर्फ एजुकेशन ही मिसिंग है ना. तो ये तो नहीं होता. लिटरेसी रेट यस, ये भी नहीं होगा. ये तो बी. प्योर थ्योरेटिकल था. प्योर थ्योरेटिकल ये आपको आना चाहिए. Why might the real GDP per head not be a good indicator of the standard of living in a developing country? अच्छा, ये कह रहे हैं कि रियल जीडीपी पर हेड एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है. क्यों नहीं है? It does not account for inflation. It does account for inflation. It does not account for the population changes. Literally यहाँ पर लिखा हुआ है per head, तो population भी कर रहा है. It does not include primary production. It includes all type of production. Secondary भी, tertiary भी, primary सब. It does not include unpaid work on farm. Yes. इसको normally ये भी बोला जाता है subsistence farming हो गई. या आप इसको दूसरे लफ्ज में वो वाली एग्जाम्पल रख सकते हो. भाई मैंने अपने भाई को ट्यूशन पढ़ा दी. अब अगर मैंने अपने भाई को ट्यूशन पढ़ाई है तो मैं इकोनॉमी में आउटपुट तो जनरेट कर रहा हूँ, पर मेरा भाई मुझे सामने कोई पैसे नहीं दे रहा ना. तो आउटपुट जनरेट हो रहा है, इनकम जनरेट नहीं हो रही. अब अगर जब तक आपकी इनकम जनरेट नहीं होगी तो ये जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी जीडीपी क्या हो जाएगी? अंडर स्टेट हो जाएगी. तो ये जीडीपी का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. सही है. जीडीपी का ये डिसएडवांटेज है. ले रही है चीज. सबसिस्टेंस फार्मिंग हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो ये इसकी जरूरत नहीं है. जीडीपी अंडरस्टेटेड है. 25, the richest 60% of the population in a developed economy received an increase in income. सबसे अमीर 60% का जो तबका है हमारी इकोनॉमी में, उनकी और इनकम बढ़ गई. अमीर और अमीर हो गया. जब अमीर और अमीर होता है तो विच रो इज करेक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इंक्रीज? अच्छा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? कैन नॉट अफोर्ड फूड. तो मुझे बताओ, अमीर और अमीर हो रहा है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी से तो कोई लेना देना ही नहीं है. ये तो कांस्टेंट ही रहेगी, ये बढ़ेगी थोड़ी. अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब तो गरीब ही है ना जितना था. ऐसा तो नहीं है ना गरीब और गरीब हो रहा है. सही है. रिलेटिव पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी क्या? इन कंपैरिजन. पहले अगर मैं अपने आप को इन अमीरों से कंपेयर करता हूं तो मैं वैसे ही नीचे था, पर अगर अब मैं इनको इन अमीरों से कंपेयर करता हूं तो मैं अब और गरीब हूं इनके मुकाबले. मैं इनके मुकाबले में अब और गरीब हूं. इसका मतलब है कि रिलेटिव पॉवर्टी हैज इंक्रीज इन कंपैरिजन. रिलेटिव का मतलब होता है उसके मुकाबले. तो पहले के मुकाबले में, पहले जब मैं कंपेयर कर रहा था मैं गरीब था, अब मैं और गरीब हूँ. इसका मतलब है रिलेटिव पॉवर्टी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है. तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? सी. तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट, कि भाई वो फूड अफोर्ड ही नहीं कर सकता गरीब बंदा. रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? जब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करो. जब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करो. सही है. तो इसका आंसर हमने क्या करा? सी है.
26, according to the United Nations, the share of world population living in developing countries will increase from 83% to 88%. तो शेयर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन डेवलपिंग कंट्रीज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है डेवलपिंग कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। तो मुझे कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पर पॉपुलेशन बढ़े। व्हाट इज लाइकली टू बी द मेजर कॉज ऑफ दिस प्रेडिक्टेड चेंज? क्लाइमेट चेंज विल लीड टू लोअर फूड आउटपुट एंड स्टारवेशन। अब स्टारवेशन से तो लोग मरते हैं, तो पॉपुलेशन इससे तो गिरेगी, तो ये तो नहीं होगा। इम्प्रूव एजुकेशन फॉर गर्ल्स विच विल लीड टू अ स्मॉल डिक्लाइन इन बर्थ रेट। बर्थ रेट अगर पहले के मुकाबले में कम हो रहा है तो पॉपुलेशन भी गिरेगी। इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ पीपल विल माइग्रेट टू डेवलप्ड कंट्रीज। अगर डेवलप्ड कंट्री लोग जा रहे हैं तो डेवलपिंग कंट्री की पॉपुलेशन कम होगी। मॉडर्न मेडिसिन एंड सैनिटेशन विल लीड टू अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। यस, और जब डेथ रेट कम होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बेटर हेल्थ की वजह से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। अब जब लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी तो डेथ रेट कम होगा, डेथ रेट कम होगा तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो डी इसका सिंपल आंसर। The diagram shows China's trade with Brazil for 1999 and 2003 in billions of dollars। सही, तो billions of dollars में मुझे इसने डेटा दिया हुआ है, सिंपल सा। सही है, तो ये मुझे इसने 1999 का डेटा दिया हुआ है, 2003 का दिया हुआ है। तो 1999 का आप देखो, तो 1999 में क्या हो रहा है आप नोटिस करो, एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। 1993 में एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। तो एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, तो ये क्या होगा? ये आपका हो जाएगा सरप्लस। क्या हो जाएगा? सरप्लस। 2003 में आप नोटिस करो, एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है एक्सपोर्ट के रेवेन्यू से। तो ये मेरा आ गया आपका डेफिसिट, surplus deficit. With reference to the diagram, what happened to the China's trade balance with Brazil between 1999 and 2003? It experienced a falling surplus? No. It experienced a rising deficit? नहीं. It moved from a deficit to surplus? Deficit to surplus नहीं आया है, surplus to deficit आया, क्योंकि पहले आपका surplus था फिर आपका deficit था, तो it moved from surplus to deficit. 28. A country imposes tariffs and quotas on imported goods. What will citizens of that country experience? टैरिफ और कोटा का मकसद ही ये होता है किसी तरह इंपोर्ट की प्राइसेस को क्या कर दिया जाए, किसी तरह इंपोर्ट की प्राइसेस को बढ़ा दिया जाए। तो हायर प्राइसेस, हायर वेलफेयर नो, हायर एम्प्लॉयमेंट नो। कस्टमर ना, सिटीजन, सिटीजन क्या फेस करेगा? हायर प्राइसेस। अब ये तो पॉपुलेशन फेस करेगी। वाइडर कंज्यूमर चॉइस नहीं होता, लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस होगा, और वेलफेयर आपका पहले के मुकाबले में कम हो जाएगा। सही है ये चीज, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप इंपोर्ट को ब्लॉक कर रहे हो तो चॉइस को लिमिट कर रहे हो। व्हाट इज मोस्ट लाइकली? अच्छा रिवाइज भाई, टैरिफ क्या होता था? टैक्स, टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, तो इससे तो हमारी सीधी सीधी इंपोर्ट की प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती थी। और कोटा अगर आपको याद हो तो कोटा क्या होता है? फिजिकल लिमिट, कि भाई अगर मैं पहले 500 यूनिट मंगवाता था अब 200 यूनिट मंगवाऊंगा। तो बेसिकली होता ये था, कोटा से शॉर्टेज होती थी, फिजिकल लिमिट, शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस बढ़ती थी। राइट। अच्छा, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू एनकरेज इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन? तो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का सबसे मेन आपका सेगमेंट होता है फ्री ट्रेड, और फ्री ट्रेड आपका किस केस में पॉसिबल होता है? कंपैरेटिव एडवांटेज, क्योंकि यही होता है ना, क्योंकि आप जिस चीज में स्पेशलाइज्ड हो आप वो बनाओगे, आपको कंपैरेटिव एडवांटेज है, बाकी चीज आप इंपोर्ट करोगे। सिमिलैरिटीज इन क्लाइमेट नो, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स मोर चीपली देन अदर कंट्रीज, यस, दिस रिप्रेजेंट्स कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिवली आप ज्यादा एफिशिएंट हो। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन अ कंट्री दैट हैड नो ऑयल बिफोर, नो, वेरी हाई इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये तो डिस्करेज करेगा, ये तो आपके इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन को डिस्करेज करेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा परफेक्ट। अच्छा, वैसे नॉर्मली कभी कभार ये भी होता है, ये इसको इसको कांस्टेंट अज्यूम किया जाता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को वैसे कांस्टेंट अज्यूम किया जाता है। सही है, तो ये ध्यान रखना। 30, Turkey's agriculture sector employs 48% of the country's workforce compared with 17% in the United States। सही है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में टर्की के 48% है, कंपैरिजन यूएस में 17% है, और फ्रांस में 3.9%। तो ऐसी क्या वजह होगी? व्हाट कैन बी कंक्लूडेड? अब मेरे जो दिमाग में, मैंने ऑप्शन अब तक देखे नहीं है, मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही है, डेवलपिंग की बात है। France is likely to import more agriculture produce than the US।
नहीं बोल सकते, मोर अगेन परसेंटेज का डेटा मुझे नहीं पता। द वर्कर्स इन फ्रांस आर नॉट एज प्रोडक्टिव एज दोस इन टर्की, अगेन डेटा इतना नहीं दिया हुआ। टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज लाइकली टू बी हायर इन टर्की देन इन द यूएस, अगेन वही बात, परसेंटेज में डेटा दिया हुआ है, मैं नंबर की बात नहीं कर सकता। टर्की इज लाइकली टू बी लेस डेवलप्ड, यस। टर्की मस्ट बी अ डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि उसका जो है वो प्राइमरी सेक्टर बहुत ऊपर है, और जिस कंट्री का प्राइमरी सेक्टर ऊपर होता है वो डेवलपिंग कंट्री होती है। तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा डी।